गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो अभी हम लोग ये मास्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं और हम लोगों ने काफ़ी सारे इसके प्लेलिस्ट में काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी डाल चुके हैं। नाउ वन थिंग विच आई नीड टू नो इज़ कि आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखो कि वेदर आपको ये समझ में आ रहा है या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, नंबर वन। नंबर टू, आई वॉन्ट योर हेल्प कि कौन सा टाइम जो है दैट इज़ बेस्ट सूटेड टू अपलोड द वीडियो। ठीक है? तो आपको 7 वीडियो अपलोड चाहिए, आपको 9 चाहिए, तो ये 2 चीज़ें आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखनी है, राइट? सो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक टुडे। आज हम लोग कर रहे हैं, सो वी वर डूइंग मास्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड वी आर डूइंग ओवर हियर लेक्चर 4 ऑफ चैप्टर 2, राइट? सो आज हम लोग करेंगे फंक्शनल ग्रुप और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है, वो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। सो टुडे वी आर गोइंग टू गो फॉरवर्ड and go on to our next topic, which is physical properties and molecular structure. जब भी हम लोग physical properties करते हैं या हम लोग molecular structure करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह से dependent रहते हैं, ठीक है? तो अब हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है उस पे हम लोगों ने बहुत ही कम बात करी है about the characteristics of organic compounds. And the most important characteristics of organic compounds is its physical properties or the phase of organic compounds. मतलब क्या हुआ कि whether a particular substance is a solid or a liquid or a gas, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये बेसिकली डिपेंड करेगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। एंड ऑल्सो ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन होती है दैट वी वुड नोट इन एन एक्सपेरिमेंटल वर्क। ठीक है? टेम्परेचर्स at which transitions they are going to occur between phases, that is what are the melting points of particular organic compounds, what are the boiling points of particular organic compounds. तो ये जो दोनों हैं, they are useful melting points and boiling points. They are the physical properties which are useful in identifying and isolating the organic compounds. ठीक है? Suppose for example, हम लोगों ने एक सिंथेसिस करी है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जो कि एग्जिस्ट करता है एज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। ठीक है? वो लिक्विड की तरह एग्जिस्ट कर रहा है। और लेट्स से कि अनदर कंडीशन जो कि हम लोग ले रहे हैं, दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर हमें बॉइलिंग पॉइंट पता है हमारे प्रोडक्ट का, और बाय प्रोडक्ट्स का भी बॉइलिंग पॉइंट पता है, और सॉल्वेंट्स का भी पता है, और जो भी सॉल्वेंट उसमें प्रेजेंट है, तो मतलब हमें हर कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट पता है जो कि रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट है। तो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हमें उसे सेपरेट किस तरह से करना है। क्या हमें उसे सेपरेट करना है लेट्स से सिंपल डिस्टिलेशन से, या हमें उसे सेपरेट करना है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, या हमें उसे सेपरेट करना है स्टीम डिस्टिलेशन से। सो दैट विल डिपेंड अपॉन व्हाट, इट विल डिपेंड अपॉन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द रिएक्शन मिक्सचर। ठीक है? अब अगर जो हमारे पास एक और इंस्टेंस लेते हैं कि सपोज हमारे पास जो सब्सटेंस है या जो प्रोडक्ट है वो सॉलिड है। अब इसमें इन ऑर्डर टू आइसोलेट द सब्सटेंस बाय क्रिस्टलाइजेशन, हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए उसका मेल्टिंग पॉइंट। ऑलराइट, सो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, दे हेल्प इन सेग्रीगेशन और दे हेल्प इन सेपरेटिंग द components of a mixture. Physical constants of known organic substances जो है वो easily हमें पता रहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसके बारे में काफी कुछ हम देख चुके हैं। ओके, सो ये melting points या boiling points, whether a substance is occurring as a liquid or it is occurring as a solid, that is going to depend upon the forces of attraction. ठीक है? So the first kind of forces of attraction which are present in organic compounds is ion-ion forces. Now when we're talking of the melting points, तो जो melting points होते हैं of a substance वो क्या है? It is that temperature
at which equilibrium exists between the well ordered crystalline state. Well ordered crystalline state and more random liquid state. More random लिक्विड स्टेट. सो वो मेल्टिंग पॉइंट हो गया. ठीक है. अगर सब्सटेंस एक आयनिक कंपाउंड है तो उस पे जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे दे आर गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक लैटिस फोर्सेस, जिसकी वजह से जो केटायन और एनायन है उसको वो बाइंड करके रखेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने ले लिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज सोडियम एसिटेट CH3COONA. ओके. अब इसमें देयर आर negatively charged ions which is CH3COO negative which are the acetate ions and Na positive ions जो कि क्या है the positive ions. तो यहाँ पे हर एक सोडियम is surrounded by negatively charged acetate ion और हर एक एसिटेन is surrounded by positively charged sodium ion. So there is you can say a lot amount of thermal energy which is required to break up the orderly structure of crystal into liquid. Okay, so as a result, the temperature at which sodium acetate melts is quite high. इसका जो melting point होता है that is of the order of 324 degree Celsius. और जो boiling points ionic compounds के होंगे वो still they are higher. So high that most ionic organic compounds decompose before they boil. तो इतना ज़्यादा इनके boiling points होता है. तो sodium acetate जो है because it is ionic, it is going to show this behavior. Another kind of forces which are present, they are dipole-dipole forces. Most of the organic compounds, they are not fully ionic. But instead, उनके पास क्या हो सकता है? They can have a permanent dipole moment. ठीक है. अब ये जो permanent dipole moment है, that is resulting due to what? अगर आपको याद हो 11th में आपने पढ़ा है कि देयर इज अ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. सो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल एसीटोन और एसिटल्डिहाइड, उनमें दोनों में ये वाले फोर्सेस होते हैं, एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन. तो उनमें दोनों में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होते हैं, परमानेंट डाइपोल्स होते हैं, क्योंकि उनके पास कार्बोनाइल ग्रुप है और वो जो कार्बोनाइल ग्रुप है दैट इज हाईली पोलराइज्ड. ठीक है. अब इन कंपाउंड्स में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे बिटवीन द मॉलिक्यूल्स दे आर वेरी इजी टू विजुअलाइज. हम आराम से देख सकते हैं लिक्विड और सॉलिड स्टेट में. तो डाइपोल अट्रैक्शंस कॉज द मॉलिक्यूल्स टू ओरिएंट देमसेल्व्स सो दैट पॉजिटिव एंड एक मॉलिक्यूल का जो है वो डायरेक्ट हो रहा है टूवर्ड्स द नेगेटिव एंड ऑफ द अनदर. ठीक है. सो ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है. फिर बहुत इंपॉर्टेंट फोर्सेस और बहुत कॉमन काइंड ऑफ फोर्सेस आर द हाइड्रोजन बॉन्ड्स. So you know what a hydrogen bond is. Hydrogen bond is the bond between hydrogen and an electronegative element. जितना छोटा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उतना ही ये जो बॉन्ड है ये स्ट्रांग होगा. सो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मीन्स मे बी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और फ्लोरीन.
ओके, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 4 to 38 किलो जूल्स पर मोल. So basically, it is weaker than ordinary covalent bond, but it is much stronger than dipole-dipole interactions जो कि acetaldehyde और acetone में present है. ओके, सो हाइड्रोजन बॉन्ड को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे ये HF आ गया, सो हाइड्रोजन बॉन्ड इज डिनोटेड बाय 3 dots. So this is how the hydrogen bond that is going to be depicted. Right. Now important over here is that it is the hydrogen bonds जो कि hold करता है base pairs of hold the base pairs of double stranded DNA together. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं एक बेस थाइमीन, तो थाइमीन का जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा दैट इज विद एडेनाइन, और जो साइटोसिन का हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा दैट इज गोइंग टू बी विद ग्यूनाइन. ओके, सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो ये भी हमें एक्सप्लेन करता है कि क्यों इथाइल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है C2H5OH has a higher boiling point than its isomer which is CH3OCH3. इसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है, सो दिस इज गोइंग टू हैव अ हाई बॉइलिंग पॉइंट, और CH3OCH3 के पास डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस प्रेजेंट है जो कि वीक होते हैं, देयरफॉर देयर बॉइलिंग पॉइंट्स इज गोइंग टू बी लेस. ओके, नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ पोलैरिटी हमने बात कर ली, हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर ली जो कि इफेक्ट करता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट? तो ये तो है ही है, बट उसके बाद मॉलिक्यूल्स जो कि सिमेट्रिकल होते हैं और फिर भी उनके नॉर्मली हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, राइट? तो उसके लिए हम लोग क्या रीजन दे सकते हैं? There are another kind of forces which are present, which are the van der Waal forces of attraction. So जो van der Waal forces of attraction होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ मीथेन. मीथेन में सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इन दिस केस दे आर गोइंग टू बी वेरी लो. सो लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, राइट? तो हम बोलें कि हमारे पास हमारे दिमाग में क्वेश्चन आए कि व्हाई डज मीथेन मेल्ट एंड बॉयल एट लो टेम्परेचर्स. क्वेश्चन हमें ये पूछना चाहिए नॉट कि व्हाई मीथेन melts at and boils at low temperature, but why does methane, a non-ionic non-polar substance, can become a liquid or a solid at all? होना ही नहीं चाहिए, isn't it? So इसका जो आंसर है that is कि it has certain attractive forces which are van der Waals forces. So at any given instant van der Waal forces कौन कौन सी तरह के होते हैं? मतलब they are generally known as the London forces or the dispersion forces, right? London forces और dispersion forces. क्यों ये एग्जिस्ट करते हैं, राइट? अब जब भी जो एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का होता है इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज यूनिफॉर्म. अब इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करते रहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इस तरह से एक टेम्पररी डाइपोल इंड्यूस करने के लिए वी आर टेकिंग ओवर हियर नॉन पोलर मॉलिक्यूल. सो द इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी मूविंग. व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू कम ओवर हियर, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. तो ये नेक्स्ट मॉलिक्यूल में इंड्यूस कर देता है चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा.
नेक्स्ट में इंड्यूस हो जाएगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव. सो दिस इज हाउ द डिस्पर्जन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस दे आर क्रिएटेड. ओके, सो अब नेगेटिव चार्ज इन अ पोर्शन ऑफ वन मॉलिक्यूल जो है वो डिस्टॉर्ट करता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एडजेसेंट पोर्शन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल. Okay, so this is going to cause an opposite charge to develop there. Now these temporary dipoles, they will keep on changing constantly. But जो net result होगा उनके existence का, that is to produce attractive forces between non-polar molecules. Now इसको हम लोग क्या बुलाते हैं? Polarizability. ओके, सो पोलराइजेबिलिटी क्या हो गया? ये डिटर्मिन करती है मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस. Magnitude of van der Waals forces. ओके, सो पोलराइजेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? इट मीन्स द एबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टू रिस्पॉन्ड टू अ changing electric field. So basically polarizability is going to depend upon what? It will depend upon the size of the anion and the cation. अगर साइज कैटायन का स्मॉलर है, smaller the cation, more is the polarizability. More the polarizability. ठीक है? और अगर larger the anion, less is the polarizability. Sorry, larger the anion, more is the polarizability. तो ये फिजान रूल जो है वो ये बोलता है, smaller the cation, more the polarizability, and larger the anion, more the polarizability. Atoms जिनके पास unshared pair of electrons होते हैं, they are more polarizable. Unshared pair of electrons, they are going to be more polarizable. ठीक है? Then those with only bonded pairs. So halogen substituent is more polarizable than an alkyl group of comparable size. बॉइलिंग पॉइंट जो लिक्विड का होता है वो क्या हुआ? अभी तक तो हमने मेल्टिंग पॉइंट करे, तो अब बॉइलिंग पॉइंट क्या हुए? At which vapor pressure that becomes equal to atmospheric pressure. That is the boiling point. So boiling point एक प्रेशर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, और बॉइलिंग पॉइंट को हम हमेशा रिपोर्ट करते हैं एज अकरिंग एट अ पर्टिकुलर प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर. ठीक है? सो अगर हमें कोई भी लिक्विड लेते हैं जो कि बॉईल कर रहा है एट 150 डिग्री सेल्सियस at 1 atmospheric pressure, that will boil at lower temperature अगर हम लोग प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं. तो अगर हम प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर से रिड्यूस कर देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? इट इज गोइंग टू डिक्रीज. Okay, so the normal boiling point given for a liquid is its boiling point at 1 atmosphere, which is taken as standard. Now, if a substance is passing from a liquid to a gaseous state, so individual molecules of substance must separate considerably. All right. So ये forces of attraction जो हैं, these are going to be present in the organic compounds. जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ही वीक होते हैं, वो यूजुअली बॉईल करते हैं एट लो टेम्परेचर्स, इवन इफ वी आर टेकिंग 1 एटमॉस्फेयर. So this is not
always true. This is not always true. ठीक है? So because of other factors that we have not yet mentioned, the effects of molecular weight and molecular size, heavier जो molecules होते हैं, they require greater thermal energy. All right, so this is all what we're going to do for today. In our next class, हम लोग करेंगे क्या? We are going to talk about solubilities. All right, so just stay tuned.